नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर और ये हिस्ट्री सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल देख चुके हैं और आज देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक जीवन, सिंधु घाटी व वैदिक सभ्यता में अंतर। इतने सारे ही टॉपिक उत्तर वैदिक काल से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। ये आपको इंट्रो में भैया लिख कर ही आना है, ये तो बिल्कुल मतलब गांठ बांध लो इस बात को कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। चलिए अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। तो उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? तो सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इनके बारे में 3 मार्कर पूछ सकता है और अगर आपको जानना है तो इसका पहला जो लेक्चर है उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं राजनीतिक जीवन में पहला पॉइंट ये नोट कर लेना और यही पॉइंट उत्तर में लिख कर आ सकते हो आप। तो राजनीतिक स्वरूप कैसा था उत्तर वैदिक काल में? राजतंत्रात्मक था, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भी था। राजा का पद वंशानुगत था, ये भी ऋग्वैदिक काल में हम देखने को मिलता है। लेकिन ये बात नहीं जुड़ गई उत्तर वैदिक काल में कि राजा के पद का अंशतः देवीकरण हो गया। मतलब क्या हुआ कि भगवान ने राजा को शक्ति दी है राज करने के लिए, ये होता देवीकरण। इस काल में राजा उपाधियाँ भी लेने लगे उत्तर वैदिक काल में। जैसे उपाधियाँ क्या क्या है? सर्वजनीन और एकराट। ये भी 3 मार्कर में आपसे कभी भी पूछ सकता है कि एकराट बताओ भैया क्या है, समझ गए। चलिए अब देखते हैं राजा के कर्तव्य क्या क्या थे। तो राजा के 2 ही कर्तव्य थे, अगर आपने ऋग्वैदिक काल में याद कर रखा हो तो पहला तो युद्ध में नेतृत्व करो और दूसरे जिस कबीले के हैं तुम उसकी करो सुरक्षा। तो ये राजा के 2 कर्तव्य हो गए। फिर बात आती है प्रशासनिक संगठन की। तो जैसे आज हमारा देश, फिर उससे नीचे राज्य, राज्य के नीचे जिला और इसी तरीके तहसील में बटा होता, उसी तरीके के उत्तर वैदिक काल में भी बटा था। सबसे नीचे आता है कुल का मुखिया कुलप कहलाता है, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विश्व का मुखिया विश्वपति, जन का मुखिया राजा। तो ये प्रशासनिक संगठन हो गया आपका। आगे देख लेते हैं प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से थे। तो संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, अक्षबाप, धूर्त क्रीड़ा में राजा का सहायक। जब राजा क्रीड़ा खेलता था तो उसका सहायक अक्षबाप कहलाता था। भागदूत मतलब कर संग्रह करता, मतलब निर्मला सीतारमण जी। पालागल मतलब वन अधिकारी। उग्र कौन होता थे? तो उग्र होते थे जो अपराधी लोग रहते थे ना, उन्हें पकड़ने का काम करते थे, उन्हें उग्र बोलते थे। बाजपति कौन थे? तो बाजपति थे भैया गोचर भूमि का अधिकारी। स्पर्श कौन है? तो स्पर्श जो है गुप्तचर को कहा जाता था, मतलब रॉ हो गई, ये जो रॉ है ना भारत की इंटेलिजेंस। पुरब कौन है? तो दुर्ग के रक्षक पुरब कहलाते थे। इतने प्रशासनिक अधिकारी में से कोई 4 आप लिख कर आ जाना। अब देख लेते हैं उनका टैक्सेशन कैसा था। तो कर व्यवस्था इस काल में आके उत्तर वैदिक काल में नियमित कर हो गए। कौन कौन से कर थे? तो शुल्क और भाग, ये 2 कर आप लिख कर आना। छठा पॉइंट, सेना कैसी थी उनकी? तो अभी तक उत्तर वैदिक काल होते होते तक स्थायी सेना नहीं बनी। आगे चल के महाजनपद काल में हम देखते हैं कि स्थायी सेना बन गई थी। मिलिशिया क्या थी? तो जो मिलिशिया थी, अगर युद्ध हो जाए तो युद्ध के टाइम पे लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई जाती थी, तो उसे बोलते थे मिलिशिया। अब देख लेते हैं उनका न्यायिक प्रशासन कैसा था। तो न्यायिक का सबसे बड़ा अधिकारी था राजा, है ना, राजा था। दंड का स्वरूप, राजा कौन से दंड देता था? तो राजा देता था सत्यदेह और बलदेह। सत्यदेह का मतलब हो गया जैसे आपने कोई अपराध करा तो आपको 100 गायों का दान करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं सत्यदेह। बलदेह क्या होता? बलदेह जैसे आपने कोई अपराध करा और किसी के 100 रुपये चुराए तो आपको बदले में 100 रुपये देना होगा। आपने किसी का हाथ काट दिया तो बदले में आपका भी हाथ काट दिया जाएगा। फिर आता है 8वें पॉइंट में सभा और समिति। सभा और समिति क्या है? 2 संस्थाएं थी। सभा में हो गया मतलब उच्च सम्भ्रांत लोगों की एक संस्था थी, समिति आम जन लोगों की संस्था थी। सभा मतलब राज्यसभा आज की और समिति मतलब लोकसभा। इसको आप वर्तमान से लिंक कर सकते हो निष्कर्ष में, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इनकी शक्ति में कमी आ गई सभा और समिति में। तो इस तरीके से हमने इनका राजनीतिक जीवन देख लिया। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि भैया उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिख कर आओगे समतामूलक समाज था, कि इसमें भैया जो थी ना जाति प्रथा और छुआछूत नहीं थी, समझ गए। दूसरा लिख के आओगे वर्ण व्यवस्था थी इनमें। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में
हमने कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। फिर आता तीसरा, शूद्रों की स्थिति कैसी थी? तो शूद्रों की स्थिति में गिरावट देखने को मिल रही है। इस काल में क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में इनको उपनयन और शिक्षा के अधिकार नहीं रहे। चलिए अब देखते हैं चौथा पॉइंट, इनके समाज के बारे में। तो इनका समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था, जैसा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज था। लेकिन हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। और हमने ये क्यों बोला भैया उत्तर वैदिक काल के लोग पितृसत्तात्मक थे? क्योंकि इनके परिवार का जो मुखिया था, जिसे हम कुलप बोलते हैं, वो हमेशा पुरुष हुआ करता था। फिर पांचवा पॉइंट आता, स्त्रियों की दशा कैसी थी इस काल में? तो ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट हो गई, लेकिन पुनर्विवाह, बहुविवाह और नियोग प्रथा महिलाओं का अधिकार था। लेकिन उपनयन संस्कार, सभा में भाग लेने का अधिकार महिलाओं को नहीं रहा। समझ गए? अब आता छठा पॉइंट, क्या दास प्रथा थी? बिल्कुल थी। अगर किसी को आप युद्ध में हरा देते थे तो आप उन्हें दास बना लेते थे। और उनका यूज़ क्या काम किस लिए करते थे? उनका यूज़ होता था भैया घरों में, घर के काम में उनका यूज़ लिया जाता था। फिर आता है सातवां पॉइंट, विवाह प्रथा थी कि बिल्कुल विवाह होते थे उस टाइम। विवाह दो प्रकार के होते थे, एक अनुलोम विवाह होता था और प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह को उस काल में अनुमति प्राप्त थी। फिर आठवां पॉइंट, शिक्षा कैसी होती थी? तो शिक्षा होती थी उस काल में मौखिक। एक ऋषि बैठ जाता था पीपल के नीचे और लोग यहाँ पे बैठ जाते थे, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, मौखिक शिक्षा थी। और गुरुकुल व्यवस्था थी, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हम देख चुके हैं। खान पान में मांसाहार और शाकाहार, इसके अलावा जौ, गेहूँ, इस तरीके के अनाज भी थे। मनोरंजन के साधन में हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल तीनों में एक जैसे थे। क्या करते थे? चौपड़ खेलते थे, पासा खेलते थे, उसके अलावा मुर्गा लड़ाते थे, बकरा लड़ाते थे। इस तरीके के इनके मनोरंजन के साधन थे। अब देख लेते हैं इसके अलावा इनका आर्थिक जीवन कैसा रहा होगा भैया। जो तीसरा क्वेश्चन उत्तर वैदिक काल से वो पूछ सकता है, आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में हम देखते हैं कि अब मतलब ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हो गया। क्यों हो गया? हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब घुमंतु जाती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में उन्होंने एक ही जगह अपना मकान बना लिया। जब आप एक जगह मकान बना लोगे तो आप खेती कर सकते हो जंगल को काट कर। तो क्या हो गया? उन्होंने खेती करी, क्या कि जौ, गेहूँ, चावल। तो जौ का उल्लेख हमें ऋग्वेद काल में मिलता है। सिंचाई हेतु ये क्या करते थे? नहरों का प्रयोग करते थे। इसी के साथ साथ वो खादों का खाद भी डालते थे। चलिए पशुपालन, तो पशुपालन इनका द्वितीयक पेशा था, क्योंकि प्राथमिक पेशा अब क्या हो चुका? कृषि। गाय, बैल, भेड़ और बकरी ये सब पालते थे। कुछ भी लिख देना यार इसमें तो। फिर तीसरा वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली आधारित इनका व्यवसाय था। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको 1 किलो गेहूँ दिया, आप बदले मुझे 1 किलो चावल दे दो, दोनों का घर चल जाएगा, खा पी लेंगे ना। फिर इसके अलावा आंतरिक व सीमित मात्रा में विदेशी व्यापार है। हमने देखा था ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः आंतरिक व्यापार था, मतलब देश के अंदर ही व्यापार हो रहा, लेकिन सीमित मात्रा में उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार हो रहा। फिर शतमन, पाद, कृष्णल क्या थे? ये माप की इकाई थे, जैसे कि आज किलोग्राम है, फिर क्विंटल है, जो माप की इकाई ना, उस काल में क्या होती थी? शतमन, पाद और कृष्णल। क्या इस काल में उद्योग एवं धंधे थे? बिल्कुल थे। लोहों के शस्त्रों का निर्माण हो रहा था। देखो एक चीज़ समझो, जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कांसे का यूज़ होता था। कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा को, और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को क्या कहा जाता है? लोह युगीन सभ्यता। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। फिर पांचवा पॉइंट, विकासशील नगरों की स्थापना होना चालू हो गई थी, क्योंकि हल्की हल्की कृषि होने लगी थी। कृषि जब हो जाएगी तो आसपास व्यवसाय थोड़ा थोड़ा चालू हो जाएगा, तो नगरों की स्थापना हो गई। कौन कौन से नगर? हस्तिनापुर और कौसंबी नामक ये नगर बसने लगे थे। अब बात कर लेते हैं भैया कि उत्तर वैदिक काल में उनका धार्मिक जीवन कैसा था। ये बनेगा आपका चौथा क्वेश्चन कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन बताओ। तो पहला, प्रमुख देवता कौन से उत्तर वैदिक काल में? सॉरी, ये ऋग्वैदिक को काट देना, उत्तर वैदिक लिख देना। तो प्रमुख देवता अब हो जाएगा प्रजापति, विष्णु और रुद्र। ये 3 देवता प्रमुख हैं। इंद्र की महत्ता में कमी हो गई, जितना ये उड़ रहा था ऋग्वैदिक काल में उनकी कमी हो गई इंद्र भगवान की। हर कोई मतलब रावण से लेके भगवान कृष्ण तक सब चले जाते हैं इनको।
फिर आता है यज्ञ और कर्मकांड थे, बिल्कुल थे। यज्ञों का महत्व बढ़ गया, इस काल में यज्ञों का महत्व बढ़ गया, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। राजसूय यज्ञ कब होता था? जब राजा का राज्याभिषेक होता था। अश्वमेध यज्ञ होता था भैया जब साम्राज्य का विस्तार करना होता था, साम्राज्य का विस्तार करने हेतु अश्वमेध यज्ञ होता था। एक घोड़ा रहता था, उसे खुला छोड़ देते थे और जो कोई रोकता था उससे लड़ाई करते थे। वाजपेयी यज्ञ, ये 3 प्रकार के यज्ञ हमें देखने को मिलते हैं। फिर आता धार्मिक उद्देश्य, इनका क्या होता था पूजा पाठ का? तो धार्मिक उद्देश्य लौकिक के साथ साथ पारलौकिक हो गया उत्तर वैदिक काल में। लौकिक कब तक था? ऋग्वैदिक काल में। पारलौकिक मतलब अब हमें दूसरी दुनिया की भी चिंता होने लगी, स्वर्ग और नरक की चिंता होने लगी। इस काल में हमें पुनर्जन्म, आत्मा का उल्लेख देखने को मिलता है। कब? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है। उपासना पद्धति क्या थी इन लोगों की? तो इन लोगों की उपासना पद्धति थी मंत्र आधारित, जो कि आज भी हम मंत्र आधारित पूजा करते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर 5वां पॉइंट, इस काल में धार्मिक तत्व में तप का महत्व देखने को मिलता है। तप से क्या से हो गया? जैसे कि तपस्या। ठीक है, अगर आप तपस्या करोगे तो आपको फल मिलता था, शक्ति प्राप्त होती थी। इस तरीके से इनका धार्मिक जीवन समाप्त हुआ। अगला सवाल जो पूछेगा आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए। तो हम बता देंगे वैदिक सभ्यता में अंतर, जो आपसे सवाल पूछेगा। तो सबसे बिल्कुल जब उत्तर लिखो ना तो इसी तरीके से आप ऐसा खांचा बना के आओगे, एक में अंतर आधार, एक में सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ऐसा मत करना पैराग्राफ में लिख दो कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, नंबर नहीं देगा वो बिना पढ़े। चलिए, तो अंतराधार पहला काल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। वैदिक सभ्यता का काल 1550 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। ये हो गया क्लियर। दूसरा निवास स्थान, तो निवास तो नगरीय सभ्यता थी वही सिंधु घाटी सभ्यता। हमने देखा था मकान द्विमंजिली थे, पक्की ईंटों का यूज़ हो रहा है, नाली वगैरह थी। लेकिन वैदिक सभ्यता हो गई ग्रामीण सभ्यता हो गई। ठीक है। व्यवसाय, तो इनका व्यवसाय मुख्यतः व्यापार था। हमने देखा था कि अनाज पैदा हो रहा था और जो अधिशेष बचता था उसका बेचते थे बाहर ले जाकर। ठीक है, मेसोपोटामिया में। लेकिन वैदिक काल में कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। फिर चौथा पॉइंट, युद्ध के प्रति दृष्टिकोण कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय जाति थी। कैसे कहा हमने? जब उनकी खुदाई हुई तो बिल्कुल भी हथियार वगैरह नहीं मिले हमें, तो इस आधार पे कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शांति प्रिय। लेकिन आर्य भैया वैदिक सभ्यता युद्ध प्रिय जाती थी। फिर धार्मिकता देख लेते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव और मातृ देवी के पूजक थे। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब इनकी खुदाई हुई तो पता चला कि स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ बहुत सारी मिली। इस आधार पर हम कहते हैं कि मातृ देवी पूजक थे। वहीं ये लोग अपने वैदिक कालीन प्रकृतिवादक थे। जल पूजा, पृथ्वी पूजा, आपके नदी पूजा, इस तरीके की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की भी। धातु प्रयोग, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी और वैदिक काल लोहे का यूज़ करना सीख रहे थे। वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था का हमें ऐसा साक्ष्य नहीं मिलते प्रॉपर अपने सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन वैदिक काल में हमने देखा था ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्ण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम व्यवस्था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में कोई आश्रम व्यवस्था नहीं, कोई बुढ़ापे के बाद जंगल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वैदिक काल में भैया आप अगर बूढ़े हो गए तो निकल लो जंगल की ओर। कहाँ हमें देखने को मिला? जावलो उपनिषद में वर्णन मिला। लेखन कला, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भाव चित्रात्मक लिपि का यूज़ करते थे। ऐसी लिपि बना दी, उन्होंने कोई चित्र बना दिए। लेकिन वैदिक काल में लेखन कला का ज्ञान नहीं है। मतलब क्या अंतर्द्वंद है, कैसी बात है कि इस काल में आप देख रहे हो पढ़े लिखे लोग और 250 साल बाद अनपढ़ हो गए। इस काल के लोग घर 2 मंजिल बना रहे हैं, इस काल के लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। अजीब ही बात है मतलब। फिर महत्वपूर्ण पशु, तो सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण पशु था कुबड़ वाला बैल और वैदिक काल में हमने देखा गायवत घोड़ा। गाय को अगन्य कहा जाता था और इसके लिए युद्ध करा जाता था, तो उसे क्या बोलते थे? गवष्टि। ठीक है, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और